अगर ओखला की बात, चूँकि मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए कि मेरा भी जो मकसद है वही है कि ओखला में जो रहने वाले लोग हैं कम से कम इनके मसाइल तो हल हों। जैसे आमतौर पे ये कल्चर है हिंदुस्तान में कि जब आप किसी एक पार्टी का इलेक्शन होता है तो उस पार्टी से वाबस्ता लोग आगे आते हैं, उनके हक़ में एक राय अम्मा हमवार करते हैं, लोगों की जहनसाजी करते हैं। लेकिन मैं ओखला में देखता हूँ कि बहुत तालीम याफ्ता लोग हैं जो बाहर से भी हर दिन हज़ारों की तादाद में आते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी रैली नहीं निकाली जा रही है कि जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाए। इसलिए कि जब आप लोगों के हवाले ही छोड़ देंगे, जब हम तरक्की की तो बात कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को हवाले दे रहे हैं, जो हम छोड़ दे रहे हैं। हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल तबका है कम से कम उसमें से 100 लोग 200 लोग आएँ, जगह जगह जाके कैंप करें, लोगों को बताएं कि भाई आपको, तो आप तो ये चाहते हैं कि भाई हमारा नाम भी पोशीदा रहे, दो पार्टी में से या जो भी कैंडिडेट हैं उनके निगाह में भी मैं अच्छा बना रहा हूँ, कोई मुझे ये ना कहे कि भाई चलो मैं फ़लाँ के ख़िलाफ़ था या मैं फ़लाँ के हक़ में था, और जब इलेक्शन में जो कामयाब हो जाए मैं उसके साथ जाके खड़ा हो जाऊँ कि भाई मैं तो चाहता ही था कि आप आएँ। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है मुसलमानों में, और जिसके लिए आप दूसरों को तो इल्ज़ाम ठहराते हैं लेकिन खुद के अंदर जो ये कमी है, इसके होते हुए कैसे आप सही राह पे जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं सब लोगों से कि किसी तरह के पैनिक में ना रहें और कोई खौफ नहीं रखें। ये यहाँ ये मुल्क है और कोई भी काम हमें ये नहीं करना है कि मुल्क के अगेंस्ट हो, हमें सबसे पहले मुल्क को देखना है। और कोई भी हमारा स्टेटमेंट या कोई हम इंटरनली जो भी लड़ ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन मुल्क सबसे ऊपर है। मुल्क होगा तो हम होंगे। आज मुल्क है तो मैं बाहर में हूँ, अगर मुल्क नहीं है तो ये है। तो पहली चीज़ तो ये है। तो इसमें जो भी आपने जो एक कहा कि लोग छुपाना चाहते हैं और चाहते नहीं है खुल के आए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप आइए लेकिन गलत एक्टिविटी में नहीं आइए, गलत लोगों के साथ आप गलत लोगों का प्रोटेक्शन नहीं कीजिए, बल्कि जो लोग एजुकेटेड हैं वो एक मतलब वर्कशॉप बनाएं और मंथली बेसिस दो मंथ पर, और विथ ये लोगों को पता रहना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम। मान लिया कि जैसे हम अभी दुबई में हैं, तो अगर हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ के एम्बेसी को बताते हैं, वहाँ के कौंसल जनरल में मालूम रहता है कि भाई कुतुबुर रहमान क्या करने जा रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि सर सैयद डे किया जाए और उसमें एक सर सैयद की तहरीक को जगाया जाए। मेरे कई सालों से ये कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई तालीमी, सर सैयद अहमद खान साहब का क्या था, दो ही बातें थी कि भाई तालीम हम लोगों को लेना है, जिसकी सख्त कमी है कि भाई 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुआ, उसके बाद हम लोगों की नाअहलियत समझ में आ रही है कि हम अगर 10 साल में एक यूनिवर्सिटी बनाते तो आज 10 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं कर पाए, इसलिए कि हम पेशो पेश हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हम बस ये सोचते हैं कोई दूसरा कर दे, कोई दूसरा कर दे, कोई सर सैयद पैदा हो जाए। भाई सर सैयद में आप लीजिए ना, या फिर जो सरकार चल रही है उसमें आपकी भागीदारी, सरकार में भागीदारी होनी चाहिए ताकि आपकी एम्पावरमेंट या कोई भी जैसे मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि एक तो कहा जाता है कि जैसे पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स इतना गंदा हो गया है कि अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन कम से कम अच्छे लोग ये तो कर सकते हैं कि आपके पास अगर 2 या 3 ऑप्शंस लीडर के तौर पे हैं कि कोई फलां पार्टी से कोई फलां पार्टी से, तो जो अच्छे लोग हैं वो आगे आके कम से कम लोगों को गाइड तो कर सकते हैं कि भाई इनमें बेहतर सबसे ये है, आप इसके साथ खड़े हो जाइए, इसको वोट दीजिए। जब आवाम को आप उनके हवाले छोड़ देंगे तो उनके पास इतनी समझ कहाँ है, हो सकता है वो गलती में गलत को ही सही समझकर चुन लें। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि पॉलिटिक्स गंदी चीज़ है। अब अगर नहीं, लोग कहते हैं, मैं भी नहीं इत्तेफाक करता। लोग कहते हैं, लेकिन अगर आप किसी को मतलब जैसे कि फ्री छोड़ देंगे तो ऐसे ही लोग आ जाएंगे पॉलिटिक्स में ना। हमारे कहना है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आए, अच्छे इंटेंशन से आए। मैं जब अलीगढ़ का स्टूडेंट था तो यूनियन का इलेक्शन लड़ने का सोचा, तो मेरे जो वेलविशर थे उन्होंने कहा कि क्या ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो तुम्हारी तालीम ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं कोई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, बल्कि मैं यूनिवर्सिटी में अगर कोई पढ़ाई सही नहीं हो रही है, लाइब्रेरी सही नहीं है, रोड सही नहीं है, खाना सही नहीं है, पानी सही नहीं है, रेजिडेंस सही नहीं है, तो उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में हम वाइस चांसलर को कोऑपरेट करना है। अगर वाइस चांसलर कोई गलत काम करता है तो उनको इंडिकेट करना है कि भाई ये चीज़ सही नहीं हो रही है। इस वे में अगर पॉलिटिक्स करते हैं, अगर मान लिया हिंदुस्तान में आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं और कामयाब होते हैं, तो आप एजुकेशन पर काम कीजिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इतनी सारे स्कीम है, ये मुस्लिम्स माइनॉरिटी बार बार कहती है कि हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ नहीं,
इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी अपनी है। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल ग्रुप नहीं है जो कि आपके आज आप कहते हैं कि हम जो है बहुत पिछड़े हो गए हैं, उसकी जिम्मेदार किसी सरकार या किसी को नहीं दी जा सकती है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सो रहे हैं। अगर आप में से अगर मान लिया फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लीजिए ओखला के, ओखला में जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनका एक तंजीम होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव फोरम, और मुल्क के साथ उनका तालमेल होना चाहिए। जो सरकार सेंटर और स्टेट में है उनके साथ कि भाई ये प्रोग्राम है और ये हालत है, इसमें क्या करना है, सरकार पूरी मदद करेगी। आप ये कह के कि सरकार नहीं मदद करेगी, आप उन पर इल्जाम तराशी करें, ये सही नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी खास तौर पर जो दिल्ली सरकार आने जा रही है, अगर अरविंद जी की सरकार आती है तब भी आप सो जाएंगे कुछ नहीं होगा, 5 साल में आपका कुछ नहीं होगा। लिख लीजिए आज ही कि कुछ नहीं होना, जब तक कि आप एक कंस्ट्रक्टिव फोरम बनाइए, उसकी कुछ प्लानिंग कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपके 10 मसाइल हैं, उसका हल क्या है, रेमेडीज आप खुद तैयार कीजिए। उसके बाद आप अरविंद जी से मिलिए, मुख्यमंत्री से, जो आपके MLA अमानतुल्लाह साहब हैं उनके साथ आप एक मीटिंग कीजिए कि भाई ये ओखला के प्रॉब्लम्स हैं और उसका सलूशन ये है, इसमें आप क्या कोऑपरेट करेंगे। तो वो भाग नहीं सकते। अगर हमारे पास तो कोई प्रेशर ग्रुप भी नहीं है कि कल को अमानतुल्लाह कहते हैं कि भाई अब मैं तो दूसरे कामों में मसरूफ हूँ या मेरी तरजीहात अब बदल गई, तो आप कैसे उनसे ये काम करवा सकते हैं? इसके लिए तो आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं। हाँ, तो वो मैकेनिज्म पैदा करना होगा और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए। हमारे तालीम याफ्ता ग्रुप जो हैं वो पेशरफ्त करें और एक उसको प्रेशर ग्रुप ना कह के उसको कंस्ट्रक्टिव ग्रुप कहें। और जो आपको एक बात मैंने बाय प्रिंसिपल कह दिया कि वो काम कीजिए जो मुल्क के फेवर में है, पहला प्रिंसिपल पर, और आप अपने फोरम के जरिए कोई भी गलत काम में हिस्सा नहीं लीजिए, नंबर 1। और आप उसके बाद एक इंटेलेक्चुअल ये बनाइए, जैसे एजुकेशन पर आपको काम करना है, जो रिटायर्ड एजुकेशन के लोग हैं या जो विजन रखते हैं, विजनरी लोगों को सामने लाइए और एक प्रोग्राम बनाइए, एक आपकी क्या डिफिकल्टीज है, उसका क्या सोल्यूशन है, और उसके बाद देखिए आपके काम कैसे नहीं होते हैं। आप अगर 10 देंगे तो 5 ऐसे ही हो जाएंगे, लेकिन आप अगर सो रहे हैं अपने रूम में कह रहे हैं तो बस वही होगा कि भाई यहाँ की बिजली कट गई थी, MLA साहब ने बिजली बनवा दी, यहाँ के रोड पर कचरा फेंका था उसको उठवा दिया, उसके अलावा उनको भी तो आप गाइड कीजिए, क्योंकि सुबह से शाम तक उनका, यानी आप ये कह रहे हैं कि ओखला के अंदर जो आवाम रहते हैं उनका जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो जमा हो और अपने मसाइल की फेहरिस्त तरतीब दे कि हमारे मसाइल क्या हैं और ये कैसे हल हो सकता है, इस पे भी काम करे और फिर जाके वो हुकूमत के साथ मिले। मैं जो ओखला कोई मैं ओखला के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मुल्क पे यही सैंपल एक एग्जाम्पल ओखला का मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में ओखला में दे रहा हूँ, तो ये एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो यहाँ 70 क्षेत्र है, 70 क्षेत्र के लिए और सारे मुल्क के लिए और सारे स्टेट के लिए ये ये बिल्कुल कि भाई आप सबसे पहले अपने इलाके में एक कंस्ट्रक्टिव ग्रुप बनाएं, जो कि इमोशनल लोगों की ज़रूरत नहीं है, एजुकेटेड और बिल्कुल सहूलत सन्नाटे में बैठ के सोचने की ज़रूरत है। जो विजनरी लोग हों, विज़न करें कि भाई हमें जो है यहाँ पर ये फलानी जगह, ये पटना बिहार में, पटना का डेवलपमेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उसको लेकिन खुदबरमान भाई, जब हम अपना लीडर, जो हमारा लीडर है, अब जैसे आसिफ मोहम्मद खान है वो 10th पास है, अमानतुल्लाह हैं वो 12 पास है, तो हमारे पास बेहतरीन दिमाग रह के फिर क्या फ़ायदा अगर वो लोग आगे नहीं आएंगे। देखिए यही तो है, आपके कोई भी हैं MLA, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप ठीक हैं, क्योंकि आप उनके बैक में हैं, PhD वाले उनके बैक में हैं, इंटेलेक्चुअल विजनरी आदमी उनके बैक में हैं। उनको जब तक आप राय नहीं देंगे, सिर्फ वोट डाल दिया, आप देखते हैं 5 साल वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये लिख लीजिए, अरविंद जी सब कुछ करना चाहते हैं। वो मैं जानता हूँ कि उनकी तालीम एक ऐसे अदारा से है, आपको मालूम है IIT, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और शुरू से ही समाज सेवा में जुड़े रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो विजनरी आदमी हैं, लेकिन उनको भी, क्योंकि वो जब अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो इतने बिजी होंगे कि आपकी फिक्र उनको नहीं रहेगी, क्योंकि वो उनके पास जो डे बाय डे जो उनकी रूटीन वर्क है, उन्होंने जैसे कहा कि बिजली को मैं हाफ कर दूंगा, उसमें लगेंगे, फिर ये होगा कि फंड कहाँ से आएगा, लोग कहते हैं कि सब्सिडी से। भाई उन्होंने एक साफ कहा कि मैं इतना टैक्स लूँगा, क्योंकि जो पहले के टैक्स के सारे रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया था, डबल और ट्रिपल टैक्स आया, उसमें से अगर सब्सिडी देते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान है। आम पब्लिक तो फायदा उठा रही है 50% बिजली, लेकिन वो दे रहे हैं सब्सिडी 300 करोड़ का, पानी का 300 करोड़ का, लेकिन वो अगर लाखों करोड़ ले आते हैं टैक्स से, बड़े बड़े लोगों से जिनका गोदाम पैसे से भरा हुआ है और उनके बड़े प्यार से वो
वो कहते हैं कि हम किसी को टैक्स रेट डलवाएंगे नहीं, बल्कि लोग खुद टैक्स दे जाएं। और उन्होंने कहा कि मैंने ये एग्जाम्पल किया, देखिए इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप जहन में कोई पार्शियलिटी नहीं है तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे आप आम आदमी की बार बार जैसे बात कर रहे हैं, मुसलमानों में एक तबका है वो ये कह रहा है कि जब अरविंद जी 45 दिन के लिए जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने उससे पहले तो कहा था कि मैं बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराऊंगा और इसी पे आज सियासत हो रही है, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई कमेटी फॉर्म नहीं की। उनसे जैसा कि मैंने सुना है, तो मुसलमानों के लिए कैसे काम करेंगे? टीवी के जरिए ही सुना है कि वो ऑलरेडी जो जुडिशली में मामलात हैं, एक चीज़ होती है कि जुडिशली में कुछ इसकी पूरी जानकारी है नहीं। उनसे कुछ लोगों ने पूछा था टीवी पे, तो उन्होंने बताया चूँकि उसका चल रहा है उधर, तो इसलिए मैं इसमें कुछ दखल नहीं कर सकता हूँ। या तो फैसला आ जाए कि भाई ये नहीं वो नहीं, तो उस पर। और ये देखिए कि भाई एक पॉइंट है, उसको मेरे ये कहना है कि अपने फ्यूचर को अपने पास्ट पर नहीं ढकेलिए। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, जो सवाल है उसका वैलिड आंसर उनको देना चाहिए। मैं उनका ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई अरविंद जी तो भाई वो जो है सबके हरफन मौला हो गए, उनके अंदर भी गलतियाँ हैं और होंगी। तो उसको असल आपको ये देखना है कि अब आने वाले नस्ल, यानी 2015 में क्या होना है, 2012 में फलाने ने फलाने को मारा था, है वो क्वेश्चन अपनी जगह है, लेकिन 2015, 16, 17, 18, 19 इसके बारे में अदालत है, उसके लिए हमारे पास हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुडिशली जो है, हमारी जो जुडिशली है, कोर्ट्स है, काफ़ी अच्छा। ये मुल्क वाहिद मुल्क है जिसकी मतलब ये बॉडीज जो हैं, जो चाहे इलेक्शन कमीशन हो या जुडिशली हो, या मतलब इस पर पूरा भरोसा रखिए, वो आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब आप फ्यूचर को देखिए, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है ऑलरेडी, ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी में एक मतलब पेंडुलम होके रह गए हैं। मैं उसको कमी को दूर करने के लिए हिस्सेदार बनना होगा। हिस्सेदार बनने के लिए आपको कुछ वक्त 24 घंटे में 2 घंटे आम चीज़ों के लिए, ये नहीं 24 घंटा ये नहीं सोचिए कि मेरा बेटा फलानी जगह डलवा देते हैं, आज आम आदमी को वोट दिया, कल अरविंद जी के पास गए कि भाई इसको फलानी नौकरी दिला दीजिए। ये सब करेंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते। आप जो माशी मामला है, एक इनफरादी मामला अलग है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि इनफरादी मामला नहीं देखना, लेकिन 24 घंटे 3-13 में, अच्छा सबसे बड़ी बात है, मैं बिल्कुल सच्चे दिल से बोल रहा हूँ कि इस्लाम, हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन हमारा इखलाक बहुत गिर गया है। हमारे अंदर जो डिटरेशन हुआ है, डिटरेशन को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि भाई अगर आप अल्लाह पर यकीन करते हैं तो आपको ये चोरी चमारी बंद करनी चाहिए। अगर एक मुस्लिम ऑफिसर घुस लेता है, हराम है, ये बहुत बुरी बात है। करप्शन में हमारे लोग ज़्यादा हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी कर लेते हैं, ये बात सही नहीं है। बल्कि हमारे अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को तालीम ऐसा देना चाहिए कि उनकी तहजीब तमद्दुन बढ़े, उनका जो है इंटेलेक्चुअलशिप और उनके इखलाक में गिरावट नहीं आए। इखलाक अगर गिर गया किसी भी कौम का, वो बर्बाद हो जाता है। तो ये गिरावट, और ये हम कहेंगे बार बार सेमिनार होता है मुस्लिम के मसाइल, मैंने पहले भी कहा है कि ये नहीं, हिंदुस्तान के मसाइल और उसके हल पर हमें मतलब हमें जो है मेन स्ट्रीम में आ जाना चाहिए। जो हमारे मसाइल हैं वही इस मुल्क के रहने वाले लोगों का भी मसाइल है, तो अलग अपने मसाइल को करके उस पर गुफ्तगू करने का कोई मतलब नहीं। आप ये सोच लें कि एक इंसान है, उसके पाँव में कैंसर हो गया, उसकी पूरी बॉडी खराब हो जाएगी, बिल्कुल, क्या उससे अलग हो सकता है क्या? तो ये जो मुसलमान 25 करोड़ कहा जाता है, 125 करोड़, तो अब इसमें मुसलमान भी है, अगर वो डैमेज होता है तो पूरी कौम डैमेज होती है। क्या आप सुकून से रह सकते हैं अपने घर में? इसलिए कि भाई एक भाई, छोटा भाई आपका जो है रो रहा है खाने के लिए, तो आप खाया नहीं जाएगा, खाना नहीं खाया जाएगा। तो इस बात को सब लोगों को, हम तो मतलब जो बहुसंख्यक हैं उनसे भी कहेंगे कि इसको सहारे की जरूरत है, सहारा दें, ताकि ये खुद मुख्तार हो और खाए पिए और इत्मीनान से सब लोग सुकून से रहिए और मुल्क तरक्की करेगा। क्योंकि जैसे अभी इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि अगर हम दिल्ली की अभी सूरत हाल पे नज़र डालते हैं तो कभी ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी आ जाएगी, कभी लगता है बीजेपी आ जाएगी। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बीजेपी इस वक्त सेंटर में है, अगर स्टेट में भी अगर बीजेपी आ जाती और उसे मुसलमान अगर सपोर्ट करते
तो हो सकता है कि दोनों स्टेट का तालमेल होकर बहुत अच्छा काम हो सके। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये देखिए, स्टेट अपनी जगह है, सेंटर अपनी जगह है। स्टेट में किसी भी की सरकार आती है, अगर मजबूत सरकार है, काम करने वाला चाहिए। अगर बीजेपी की सरकार क्या है, यहाँ पर जितने म्यूनसिपैलिटी है उसमें क्या है, मेयर सारे बीजेपी के हैं, तो क्यों नहीं शहर साफ हो जा रहा है, क्यों नहीं काम हो जा रहा है? उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि कौन आदमी इस पर बैठने वाला है। तो अभी जो है, चाहे अपोजिशन, अच्छा ये बात है कि किसी मुल्क के लिए मैं एक बात बता दूं कि अपोजिशन का अच्छा होना बहुत शुभ है। ये शुभ है कि भाई अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो आपके सेंटर में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बोल सकता है। लेकिन अगर आप चुप रखेंगे और आप हर जगह एक ही पार्टी की सरकार होगी तो आप गलतियां करेंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो ये मसला है, तो इस पर गौर करना चाहिए। कुतुबुर्रहमान भाई, एक जैसा आपसे जो भी गुफ्तगू होती है मेरी, या जब भी आप आते हैं, जब भी मौका मिलता है आपसे बात करने के, मैं आपकी बातों में अक्सर मतलब यही सब बातें मैं देखता हूँ कि मुल्क को आगे लेके चलना है, हमें सिर्फ अपने मसाइल पे गुफ्तगू नहीं करनी है, हम सबको बहैसियत इंसान ट्रीट करें, हम सब बराबर हैं, हमारे बीच ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। गांव में जिस तरह हम एक साथ परवरिश पाते हैं, जहाँ पे हम जो हिंदू हमारे दोस्त अहबाब है वो भी हमारे नाना चाचा काका होते हैं और हम भी, हमारे रिश्ते चलते हैं। तो ये जो आपके अंदर एक सोच और ये एक समझ डेवलप हुई और बार बार आप इस पे ज़ोर देते हैं, ये आपके अंदर जो दिखाई देती है बाकी लोगों के अंदर मुझे क्यों नहीं दिखाई देती है? आपने ये कहाँ से हासिल किया, कैसे आपकी शख्सियत? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक ऐसे फैमिली, ऐसे परिवार से जिसने बहुत ज़बरदस्त मतलब तहज़ीब और संस्कार जिसको कहते हैं दिया है। क्योंकि बात यह है कि मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे, वो आज नहीं, 1944 में उन्होंने बिहार के एक मेडिकल कॉलेज, जबकि MBBS नहीं हुआ करता था, LMP किया था उन्होंने, और उस ज़माने में वो डॉक्टर हुए। अच्छा। लेकिन आप ये देखें कि मेरे दादा, जब उन्होंने, मेरे वालिद साहब ने पास होने के बाद मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन किया, तो मेरे दादा आके बैठ गए और तकरीबन 2 या 3 दिन तक वो बिल्कुल बैठे उठे नहीं कि भाई मैंने लड़के को पढ़ाया है मेडिकल में नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि गांव में चल के सेवा करने के। तो ये वहाँ से संस्कार मेरा आया है, वहाँ से बातें आई हैं। तो उन्होंने, मेरे वालिद साहब ने रिज़ाइन किया हॉस्पिटल और गांव में जाके फूस के मकान में उन्होंने अपनी जो है डॉक्टरी करना, प्रैक्टिस करना शुरू किया एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर उस ज़माने में। जबकि उस ज़माने में अगर एज ए डॉक्टर वो अगर किसी हॉस्पिटल और कहीं होते तो डायरेक्टर और बड़े पोजीशन पर होते और हम लोगों का प्रोफाइल दूसरा ही होता। लेकिन उन्होंने, मेरे दादा ने कहा नहीं, सवाब का काम करना है। मेरी ये नीयत थी कि जब आप मेडिकल पास करें तो गाँव में आके, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी गाँव में। आपको बता दूँ, ये मेरे वालिद साहब एक मिसाल है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि वहाँ पर मेरे गाँव के पास एक बड़ा गांव था ब्राह्मणों का। तकरीबन जिस ज़माने में मैं स्कूल में था, वहाँ उस ज़माने में तकरीबन 70 ट्रैक्टर थे। अब इससे अंदाज़ा लगता है कि कितनी रिचनेस है। तो उन लोगों ने मेरे दादा से जाके कहा कि भाई आप लोगों का छोटा सा मोहल्ला है, क्यों नहीं हम अपने गांव में हॉस्पिटल कायम करते हैं, हमारी ज़मीन होगी, हम मकान इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। तो उस ज़माने में, ये 44 की बात है, उन्होंने एक हॉस्पिटल, एक तालाब के एक भिंडे पर स्कूल, दूसरे पर मंदिर, तीसरे पर हॉस्पिटल बना के दिया। और वालिद साहब अपने 2-3 स्टाफ के साथ वहाँ पर काम शुरू किया और पूरी ज़िंदगी 44 से लेके समझिए कि 89 तक उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ लगाई। और वहीं से हमें सीख मिला और हमने देखा कि बड़े से बड़े मामलात उस इलाके में होते थे अमॉन्ग द मुस्लिम्स एंड ये हिंदुओं के बीच में। कभी ऐसा भी समा आया कि राइट का समा हो गया है और मुसलमानों ने ख़बर किया वालिद साहब को कि आप फ़ौरन वहाँ से निकल जाइए। वालिद साहब ने कहा कि अगर हम पे कोई आंख देखता है तो ये समझ लीजिए कि इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। और वालिद साहब गए हिंदुओं के बीच में, बात किया कि भाई क्या मामला है, जो भी इश्यूज़ है हमारे हॉस्पिटल के अराने में, कंपाउंड के अंदर मुसलमानों को बुलाया जाता था, हिंदुओं को बुलाया जाता था, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन होते थे और मामला फिर। तो उनके ज़माने में उस इलाके में कभी कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ मस्जिदें हैं, हर जुमा को हम देखते हैं, हर मस्जिद में मैं देखता हूँ कि नमाज के बाद लोग बैठ जाते हैं, दीन की बातें करते हैं, लेकिन दीन हमारी ज़िंदगी में है नहीं। तो जो हमारा इंटेलेक्चुअल तबका है, जब वो अमली सबूत नहीं देगा, जब तक आके वो अमली मैदान में खुद नहीं करेगा, उसके पीछे लोग कैसे कमी है। और इसको हम लोग इसके ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए हम समझते हैं, जिस तरह से आपने ओखला headlines.com बनाया है, इस तरह से और भी चीज़ एक्टिव होनी चाहिए। मतलब नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये चीज़ें को आम करने की ज़रूरत है, जिसमें कि लोगों का इंट्रैक्शन
हूँ, क्योंकि अभी जैसे टेलीविज़न है या जो है पार्शलिटी होती है, वहाँ पर एक ख़ास तबका के लोग बोलते हैं, एक ख़ास बात बोली जाती है, कोई फ्रीडम जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये पूरे टीवी पर नहीं आ सकती है, इसलिए कि वो देंगे नहीं, उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह के डायलॉग जो होना चाहिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, और जाहिर है कि सब एक साथ मिल नहीं सकते हैं, तो ये चैनल और ये वेबसाइट के ज़रिए हम जो है एक दूसरे को अपनी बात अपनी राय रख सकते हैं, फिर इसका कमेंट आएगा, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, और इस तरह समाज में, क्योंकि कोई चीज़ एक बार नहीं होती है, उसको सालों लगता है ग्रो होने में, तो अगर नफरत ग्रो हो गई तो उसको मोहब्बत ग्रो करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम डायलॉग नहीं करेंगे, जब तक उनके साथ बैठेंगे नहीं, जब तक उनसे बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो मुल्क के मफाद की जो आप बात कर रहे हैं, तो जब तक कम्युनिटीज़ के दरमियान जब गलतफहमी पैदा होंगी और हम एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे, तो मुस्बत कदम कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि भाई इसमें बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए, समाज का जो भी इंसान है आपके आस पड़ोस में ख़ास तौर पर उनसे बात कीजिए और उसको बड़े लेवल पर ले जाना चाहिए, बड़े बड़े सेमिनार होने चाहिए और उनको इन्वाइट करना चाहिए जो उनकी गलतफहमियाँ हैं। और भाई देखिए, इससे कोई किसी का फायदा नहीं होना, हमें सुकून चाहिए, हर इंसान पीस चाहता है, और मतलब जिसको अगर सिर्फ पावर का है तो वो क्रेजी है, उसको क्रेजी कहा जाएगा, उसमें इंसानियत ख़त्म हो जाती है तो क्रेजी हो जाता है इंसान। तो भाई देखिए, आप अगर इंसानियत बाकी है और कोई भी आदमी पीस चाहता है, वो सुकून से 2 वक्त की रोटी खा के सोना चाहता है, अपने बच्चों के साथ जीना चाहता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह के पॉइंट डालते हैं जिससे कि किसी के एहसास को या इमोशन को ठेस पहुंचता है, और इसको बिल्कुल डायलॉग से हल करना चाहिए, और इसके लिए भी हमने कहा ना, एक कंस्ट्रक्टिव फोरम हो जो उनको इनवाइट करे कि भाई हम लोग बैठते हैं, और इसमें मतलब हमारे जो मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एप्रिशिएबल हैं, और ये मुल्क इसलिए चल रहा है, ये बात नहीं समझिए, ये मुल्क जो इतनी तरक्की, अभी जो ये मुल्क तरक्की पे है, उसमें ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रल ख्याल के हैं, वो ना उनको कुछ कॉमनल एटीट्यूड नहीं है, बल्कि वो देखते हैं कि कौन इंसाफ पर है उसका साथ देते हैं, और ये मुश्किल चल रहा है। तो अगर खुदबरमन भाई, यहाँ पे मैं एक रोक के आपको पूछूंगा कि जैसे ये जो भी कम्युनलिज्म हमें दिखाई देता है या जो भी फ़िरका परस्ती, क्या ये एक मजबूरी है कि हिंदुस्तान में चूँकि जमहूरियत है, आपको इलेक्शन जीतना होता है, और जब जीतने की बात आती है तो आप सोचते हैं कि जो भी हथियार आपके काम आ सकता है, जो भी तरीक़ेकार आप अपना के जीत सकते हैं, उस वक्त तो आप ये सिर्फ इलेक्शन तक महदूद है, या हकीकी मानों में ये मतलब ज़मीन पे भी इसका कोई वजूद है? ये जो है सब सेल्फ इंटरेस्ट का मसला है। ये जो है आम जनता ये ऐसा नहीं सोचती है, आम जनता बिल्कुल ज़हीन है और समझदार है। आम जनता, ये लोग अपॉर्चुनिस्ट जो ये काम करती है ना कि आपस में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को अपनाया गया है, और इससे तंग है हिंदुस्तान की जनता, तराह तराह कर रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि एटमॉस्फेयर, रॉन्ग एटमॉस्फेयर, बैड एटमॉस्फेयर, क्या आप कैसे डेवलपमेंट कर देंगे भाई? ऐसे डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर गलत है, कोई आदमी गलत है, मैं एक मुस्लिम होने की हैसियत से कहता हूँ कि अगर कोई मुसलमान गलत है तो मैं उसको गलत बोलूँगा, ये नहीं कि मुसलमान है तो बहुत अच्छा है। अगर वो गलत काम कर रहा है, मुल्क विरोधी चीज़ों में वो हिस्सा लेता है, तो इट इज़ रॉन्ग। और उसी तरह हम गैर मुस्लिम के भी बोल सकते हैं, हिंदुओं के लिए भी बोल सकते हैं कि भाई ये अगर मुल्क के अगेंस्ट काम कर रहा है तो गलत है। ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए कॉमनल फोर्स की वजह से बोल रहा हूँ, बल्कि उसको प्रूफ कर रहा है कि वो गलत काम कर रहा है, वो गलत स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसको ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करना है। और ये ऐसे नहीं होगा, ये डायलॉग्स के ज़रिए होगा, बातचीत के ज़रिए होगा। हम तरह तरह की कमेटी बनाएं और थोड़ा 24 घंटे में जिस तरह खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए वक्त निकालते हैं, कम्युनिटी सर्विस के लिए भी घंटा 2 घंटा निकालें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कामयाबी। तो अभी आखिरी मेरा सवाल ये है कि जैसे ओखला के ताल्लुक से मैं देख रहा हूँ आप आम आदमी के साथ हैं, आप दिल्ली आए दुबई से ताकि आप लोगों को एक हौसला दे सकें और उनको एक गाइड कर सकें कि भाई इस वक्त आम आदमी के साथ आना है। कल को अगर अमानतुल्लाह जीत कर आते हैं और जो वादे वो कर रहे हैं कि मैं आने के बाद इस इलाके में डेवलपमेंट का काम ये करूँगा, अगर वो पीछे हट जाते हैं या काम नहीं करते हैं, तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेंगे? ज़रूर हमें लेना चाहिए और हमें हिस्सा लेना चाहिए, और अगर कोई इंडिविजुअल इस तरह का गलत बयानी करता है तो उसको पकड़ने में हिस्सा लेना चाहिए। देखिए एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे आप इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ हैं और आप ओखला में अमानतुल्लाह को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो अलीगढ़ जो बिरादरी है वो सब अमानतुल्लाह को सपोर्ट कर रही है, जैसे कि मुझे इत्तला मिली है,
तो कल को अमानतुल्लाह जीत कर आने के बाद जो भी उन्होंने वादे किए हैं, अगर वो वादों को नहीं निभाते, अगर वो अमली तौर पर उसको अमली शक्ल में नहीं लाते, काम नहीं करते, तो वो कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? आप लोग लेंगे कि भाई आपने सपोर्ट किया है? देखिए, जो लोग भी सपोर्ट किए उनको जिम्मेदारी लेनी है, मैं भी लेता हूँ, क्यों नहीं लूँगा। कि जब अरविंद जी का मैं साथ दे रहा हूँ, अरविंद जी भागते हैं तो उनके गेस्ट होंगे, हम उनके सामने खड़े होंगे। देखिए, एक बात भी, हमें दुबई से आया कोई मतलब मेरे पास फालतू वक्त नहीं, लेकिन एक जिम्मेदारी है। आप बाहर रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, किससे इज्जत आपकी मिलेगी? मुल्क से। मुल्क अगर देखिए, जब मुल्क में रेप होता है तो वहाँ पर हम लोगों का सर खम होता है, और वो वहाँ के अरबी पर लेश यशफी आधा यश मुश्किल, मतलब उनके लिए एक अजूबी चीज़ होती है कि इस तरह का रेप हो रहा है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा साइंटिफिक काम करते हैं तो सर ऊंचा होता है, लोग मुबारकबाद देते हैं। गैर मुस्लिम गैर ममालिक के लोग मुबारकबाद देते हैं कि भाई आपका मुल्क बहुत शार्प है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा विज़न है। तो इस वजह से हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर बने जहाँ से कि भाई हम खुद अपना बिजनेस यहाँ करें, हम अपने जो है रिसर्च वर्क को यहाँ लाएं। अगर आप माहौल अच्छा नहीं देंगे तो कौन आएगा यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए? कोई नहीं, यहाँ से भागेंगे। यहाँ मतलब रात के अंधेरे में लोग टहलें, कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिमिनल्स जो वही हैं जिनको उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो क्रिमिनल हो गया किसी वजह से, उनको नौकरी दिया जाए, उनको इंगेज कर दिया जाए, और मुल्क इसमें तरक्की करेगा। और अपने मुल्क की इज्जत, हम लोगों की इज्जत है, बाहर में रहने वाले चाहे वो करोड़पति बिलियनर हो जाएं, लेकिन अगर मुल्क डिजास्टर है तो वहाँ उसकी इज्जत नहीं होती है। ये बात बिल्कुल जाहिर है। तो आखिरी मैं आपको से पूछूंगा कि जैसे ओखला में रहने वाले जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जो आवाम हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उनको? हम ये जानना चाहते हैं कि भाई एक बार जो है आम आदमी, मैं कैंडिडेट के बारे में नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं अमानुल्लाह साहब को जानता भी नहीं हूँ, अभी तक मिला भी नहीं जी। मैं तो बेस ऑन पॉलिटिक्स की पार्टी का क्या बेस है, तो एक ऐसी पार्टी जो कि कुछ डिलीवरी करना चाहती है तो हमें उसको चांस देना चाहिए। कोई ये मत आप करे कि मेरे मसाइल क्या हैं, उसमें उसके मैनिफेस्टो में मेरे मसाइल नहीं हैं, मेरे लड़के को नौकरी देंगे। भाई सबके लिए बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जस्टिस करेंगे, जिनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है उसको रोकेंगे। तो इस तरह से हमें आम आदमी पार्टी को इस बार जिताना चाहिए। अगर आप नहीं जिताते हैं तो फिर आपकी मदद कौन करेगा? यहाँ से किसी आप दूसरी पार्टी जिसकी सरकार नहीं बनने जा रहे हैं उसको लड़ाएंगे तो फिर तो आप डिज़र्व नहीं करते हैं कि आप अरविंद जी के पास जाके कहें कि भाई हमारा काम कीजिए। ये ना हक होगा उनको कहना, और हम लोग भी नहीं कह पाएंगे। आपने अभी कहा कि अगर ऐसा होता है, अमानुल्लाह जीतते हैं और सरकार बनती है, आपकी क्या जरूरत? ऑफ कोर्स वी आर रेडी टू हेल्प। ठीक, बहरहाल आपने ओखला हेडलाइंस के साथ आपने इतना थैंक यू, आपने मुझे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस लायक समझा। और मैं एक नॉर्मल, एक मामूली सा इंसान हूँ, लेकिन आपने मुझे बुलाया और मेरी बातें सुनी, और जिनसे भी जो भी इस बात को सुने, अगर मैंने अपने बोलने में कोई गलती की उसे माफ़ करें, क्योंकि जब आदमी बोलता है तो बहुत सारी चीज़ ऐसी, अगर कोई गलत किसी को कुछ हर्ट होता है, मैं कतई नहीं किसी को भी नुकसान या हर्ट करने के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ। कतई फ्री होकर मैं बात किया, जो भी मेरी समझ में आया, कोई सेंसर नहीं है इसमें। और इंशाअल्लाह ताला बात ये समझिए कि दिल से बात कीजिए। हम हर आदमी से यही कह रहे हैं कि दिल और दिमाग सब मिला के एक साथ बात कीजिए। दिमाग से जब तक आप बात करेंगे वो बात में सच्चाई नहीं होगी और उसका असर नहीं होगा। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बातों से आप फ़ायदा उठाइए, और मेरे लायक जो भी खिदमत है हम हाजिर खिदमत इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, हमने एक बहुत पहले एक शेर पढ़ा था कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे मुआशरे के अंदर डायलॉग नहीं होंगे, जब तक हम अपनी बातें खुलकर और दिल की जो बातें हैं उसको नहीं कहेंगे, जब तक हम अपनी डुअलिटी से बाहर नहीं निकलेंगे कि हम अकेले में तो कुछ और कहते हैं लेकिन जब दो लोगों के साथ जाते हैं तो कुछ और कहते हैं, हमें वो बात कहनी होगी जो हमारे दिल की बात है, ताकि सुनने वाले को हमारी बातों का न सिर्फ पता चले बल्कि वो असर कबूल करें। और अगर आपके मसाइल हैं जिनविन, तो वो इंसान है, वो हो सकता है कि आपके लिए बेहतर सोच सकते हैं, आपके लिए बेहतर कदम बढ़ा सकते हैं, आपके मसाइल को हल करने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये चीज़ है कि हम अपने जहन में जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर करें। अगर दूर नहीं हो रही हैं तो उसे बैठ करके दूर करने की कोशिश करें, और ये तय कर लें कि हम किसी भी जज्बाती नारों के साथ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उस शख्स के साथ खड़ा होंगे जो सिर्फ किसी एक कौम की नहीं बल्कि जो मुल्क की बात करता है, जो किसी एक फ़िरके की नहीं बल्कि तमाम फ़िरकों की बात करता है, जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की बात करता है। इसलिए कि ये हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है और
अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क को हम फिर से एक ऐसा मुल्क बनाएं जो सबका मुल्क हो, जहाँ पे ना कोई खौफ हो, ना कोई घबराहट हो, ना कोई बेचैनी हो। हम इस तरह से खुलेआम मिल सकें जिस तरह दूसरी दुनिया। इसलिए कि एक मुल्क में मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त सेंटर में भी जो हुकूमत है उनके कुछ कामों से तो ये ज़रूर लग रहा है कि वो संजीदा हैं और मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क की शक्ल में दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। उनकी कोशिशें हैं। अवामी सतह पे हम लोगों को ये चाहिए कि हम अपने जहन को बहुत वाइड करें, बहुत ओपन करें। हम सिर्फ अपने मसाइल के बारे में बात न करें, दूसरों के मसाइल के बारे में भी बात करें। और ओखला के आवाम से ये मैं कहूँगा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप तालीम याफ्ता लोग हैं। अगर आप आगे बढ़ कर के लीड नहीं करेंगे लोगों को तो कौन लीड करेगा? अगर आप गलतियां करेंगे तो आपको माफ़ नहीं किया जा सकता। आपको कम से कम इस बात का ख्याल रखना होगा कि कौन शख्स है जो जज्बाती नारों के सहारे आपको आगे लेके जाना चाहता है, कौन वो शख्स है जो आपको डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क दे रहा है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। इसलिए ज़रूरी है कि अब कोई शख्स चाहे जितना भी अच्छा है और वो कह रहा है कि मैं अच्छा हूँ, उसके वादे में और उसके दावे में जब तक सच्चाई नहीं है, जब तक वो जज्बाती सहारों का और गुजरी हुई और बीते हुए बातों का सहारा लेकर लेता है। ये मुल्क एक बहुत बेहतरीन मुल्क है। यहाँ अदलिया के निज़ाम है, सब कुछ है। आप अपने मसाइल अदलिया के पास ले जाए, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो भी हुकूमत का और कानून का जो रूल है उसके ज़रिए हल होगा। लोग यहाँ बैठे हैं आपके मसाइल हल करने के लिए। इलेक्शन इस मुद्दे पर होना चाहिए कि इस इलाके के मसाइल क्या है, ये इलाका कैसे खूबसूरत होगा, इस इलाके के मसाइल कैसे हल होंगे, यहाँ रहने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं। कहने के लिए बहुत कुछ लोग हैं, करने वाले कम हैं। हमें करने वाले बनना है। बहरहाल अगले एपिसोड में या अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।